लॉज ऑफ मोशन में अभी तक हमने जितनी भी कैलकुलेशंस करी, जो भी हम सिचुएशंस ले रहे थे, उन सब में ये एज्यूम कर रहे थे कि फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। हमने कभी भी फ्रिक्शन की बात नहीं करी, सीधे बोलते थे कि एक बॉडी है, किसी सरफेस के ऊपर पड़ी है, अगर बॉडी का मास m है तो उसके ऊपर अगर F फोर्स लगाएं तो एक्सीलरेशन होती है फोर्स अपॉन मास। लेकिन इसमें हमने ये कंसीडर नहीं किया कि इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स भी तो होगी। हम क्या कर रहे थे, हम स्मूथ सरफेसेस एज्यूम करके ऐसा बोलते हैं। तो फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, एक अपोजिंग फोर्स है, एक अपोजिंग फोर्स है which comes into action। इसका ये मतलब है कि इसका रोल आपको तब देखने को मिलेगा when there is relative motion between two objects। रिलेटिव मोशन का ये मतलब है यहाँ कि जब भी कोई एक बॉडी किसी सरफेस पे मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है, जब भी कोई एक बॉडी किसी सरफेस पे हम प्लेस करें, जैसे देखो अगर ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे अगर हमने कोई बॉल ऐसे फेंका और थोड़ी देर बाद बॉल जो है वो रुक गया, हम बोलेंगे कि बॉल जो है उसको हमने कोई वेलोसिटी दी, थोड़ी देर बाद बॉल रुक गया। तो हम ये नहीं बोलते यहाँ की बॉल अपने आप रुका होगा। ये बॉल क्यों रुका, क्योंकि इस ग्राउंड के सरफेस ने इस बॉल के मोशन को अपोज किया। दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये सरफेस स्मूथ होगी, जैसे अगर हम यही बॉल रेत के ऊपर फेंकें तो जल्दी रुक जाएगा, बट अगर बर्फ के ऊपर फेंकेंगे तो ये थोड़ा आगे तक जाएगा, ज्यादा आगे तक जाएगा इनफैक्ट। तो रेत के सरफेस जो है इसको ज्यादा अपोजिशन प्रोवाइड करता है और जो स्नो है वो कम अपोजिशन प्रोवाइड करेगी। तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस। नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। एक ऐसी फोर्स जिसको अपोजिंग फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही है। ठीक है, रफनेस का मतलब है ज्यादा फ्रिक्शन, रफनेस का मतलब है ज्यादा फ्रिक्शन, और बेटा स्मूथनेस का मतलब है कम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज मोर और लेस, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस। बट एक चीज और देखो, अगर सरफेसेस एक्स्ट्रा स्मूथ होंगे, जैसे आप एक ग्लास शीट के ऊपर एक और ग्लास शीट रखो, एक ग्लास की प्लेट ले लो, उसके ऊपर एक और ग्लास प्लेट रखो, और आपको दिख रहा है कि दोनों स्मूथ हैं, आप उसको स्लिप करने की कोशिश करो, वो नहीं होगी, वो तो पूरी चिपक जाएगी। ये भी याद रखना, इफ द सरफेसेस आर extra smooth, if the surfaces are extra smooth, then the friction is more। अगर सरफेसेस एक्स्ट्रा स्मूथ होंगी, ज्यादा स्मूथनेस होगी अगर सरफेसेस के बीच में, तब भी फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होता है। क्यों होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जिसका रोल आपको तब दिखेगा जब एक बॉडी किसी सरफेस के ऊपर मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है। दूसरा देखो बेटा, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता ही क्यों है। फ्रिक्शन के कॉज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो थ्योरीज हैं। देयर आर टू थ्योरीज टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। एक
ओल्ड थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं इसको, और दूसरी है मॉडर्न थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी सेज कि जो सरफेसेस में इरेगुलरिटीज होती हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन। द इरेगुलरिटीज मीन्स जो रफनेस होती है, रफनेस मतलब देखो कोई भी सरफेस अगर बहुत स्मूथ भी है, इवन अगर हम माइक्रो लेवल पे देखें तो उसमें ऐसे इरेगुलरिटीज होती है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसमें भी इरेगुलरिटीज होंगी। तो ये जो इरेगुलरिटीज हैं, ये इरेगुलरिटीज क्या कहते हैं, ऐसे कोल्ड वेल्ड जैसा बन जाता है ऐसे, इसको बोलते हैं कोल्ड वेल्ड। तो हमें इस वेल्ड को ब्रेक करना पड़ता है। इस कोल्ड वेल्ड के कारण, इस कोल्ड वेल्ड के कारण ही फ्रिक्शन है। तो हमें यहाँ फोर्स लगानी पड़ती है ताकि ये वेल्ड ब्रेक हो जाए। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन क्यों होता है? ड्यू टू irregularities in the surfaces. Modern theory says कि friction is due to the due to the intermolecular forces. Intermolecular forces in forces friction is due to the intermolecular forces of the surfaces in contact. मतलब अगर ये एक सरफेस है, इसके ऊपर दूसरा सरफेस है, कोई कोई ऑब्जेक्ट रखा, उसका भी सरफेस होगा, इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका आपस में जो इंटरैक्शन होगा, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इनके कारण फ्रिक्शन होता है। ठीक है, इनके कारण अटैचमेंट है और उसी अटैचमेंट को फ्रिक्शन बोलते हैं। और जब ये सरफेसेस एक्स्ट्रा स्मूथ होगी तो वो अटैचमेंट ज्यादा बेटर हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। दैट इज व्हाई इफ द सरफेसेस आर एक्स्ट्रा स्मूथ देन द फ्रिक्शन इज मोर। तो ये दो थ्योरीज हैं बेटा जो फ्रिक्शन के कारण को एक्सप्लेन करती हैं। द क्लासिकल थ्योरी सेज कि जो रफनेसेस होती हैं, रफनेस थोड़ा सा मैं बड़ा मैग्नीफाई करके दिखाऊं, ये एक सरफेस की रफनेस है, ये दूसरे सरफेस की रफनेस है। ये रफनेसेस क्या करती हैं? दीज रफनेसेस फॉर्म कोल्ड वेल्ड्स। इन रफनेसेस के कारण ऐसे वेल्ड जैसा बन जाता है और वही फ्रिक्शन का कारण होता है। ठीक है, एंड द मॉडर्न थ्योरी, लेटेस्ट थ्योरी क्या है कि फ्रिक्शन, जिसकी इसके बेसिस पे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेसेस होंगी तो फ्रिक्शन ज्यादा क्यों होता है। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेसेस होंगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से होते हैं? इसके मॉलिक्यूल्स और इसके ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं उन फोर्सेस को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंगली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होंगी फ्रिक्शन उतना ज्यादा। बेटा जो हमारी क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी के बेसिस पे ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेसेस में फ्रिक्शन ज्यादा क्यों होता है। ठीक है, उसे हम मॉडर्न थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रिक्शन की टाइप्स की। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन।
ब्रॉडली हम फ्रिक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है सॉलिड फ्रिक्शन और एक होता है फ्लूइडिक फ्रिक्शन। जब दो सॉलिड सरफेसेस का कांटेक्ट होगा तो सॉलिड फ्रिक्शन होता है। फ्लूइडिक फ्रिक्शन में हम लिक्विड्स और गैसेस के बीच में फ्रिक्शन की बात करेंगे। तो फ्लूइडिक फ्रिक्शन में इट इज लाइक समथिंग लाइक विस्कोसिटी की बात करते हैं हम, या एयर फ्रिक्शन की बात करते हैं। विस्कोसिटी इज लिक्विड फ्रिक्शन। ठीक है, सॉलिड्स में जो फ्रिक्शन होता है इसको पहले इस चैप्टर में हम सॉलिड फ्रिक्शन की बात करेंगे। व्हेन वी स्टडी अबाउट फ्लूइड्स तो उसमें हम विस्कोसिटी की बात भी करेंगे। सॉलिड फ्रिक्शन is again divided into two types. One is called as sliding friction and दूसरे को बोलते हैं rolling friction। जब एक बॉडी किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और जब बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रोल करती है तो रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, when a body slides on some surface, और रोलिंग फ्रिक्शन होता है when a body rolls on some surface। जब एक बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रोल करती है तो रोलिंग फ्रिक्शन, और जब बॉडी किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बेटा ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है पहले हम इसकी बात करते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। स्लाइडिंग फ्रिक्शन तीन तरह का होता है। एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। इसी काइनेटिक फ्रिक्शन को डायनामिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टेबल की हेल्प से आप ये फ्रिक्शन की टाइप्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू देख सकते हैं। स्लाइडिंग एंड रोलिंग। एक बॉडी जब स्लाइड करती है, स्लाइड करने का क्या मतलब हुआ कि ये अगर सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर बॉडी ऐसे जा रही है, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग। और अगर कोई व्हील होगा तो वो रोल करता हुआ जाएगा, तो बॉडी स्लाइड करेगी तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और अगर बॉडी का रोलिंग हुआ तो रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसका देख लो आप पहले। देखिए बेटा, फ्रिक्शन की टाइप्स को समझने के लिए ना एक एग्जांपल लेता हूँ। ये कोई सरफेस है, ठीक है। अभी जब भी हम कोई सरफेस कंसीडर करेंगे तो मतलब रफ सरफेस है, स्मूथ नहीं है, मतलब हम फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे। इस रफ सरफेस के ऊपर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की टाइप्स को समझा रहा हूँ बेटा मैं। कोई हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, कुछ भी इसका मास होगा, m मास होगा, वेट इसका होगा mg। सपोज करो इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने के लिए हमने जो फोर्स लगाई वो फोर्स है 5 न्यूटन। हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाई इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, लेकिन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ। जरूरी थोड़ी है कि जितनी मर्जी हम फोर्स लगाएं तो बॉडी मोशन में आ ही जाएगी। आप कोई बड़ा हैवी सब बॉक्स रखो, फोर्स लगाओ, नहीं खींच पाओगे। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाई लेकिन बॉडी का मोशन स्टार्ट नहीं हुआ। इसका मतलब जो फोर्स हमने लगाई है, इस फोर्स को
कोई दूसरी फोर्स कैंसिल कर रही होगी, इस फोर्स का इफेक्ट कैंसिल हो रहा होगा। और आपको पता है कि इफेक्ट तब कैंसिल होता है जब अपोजिट डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन फोर्स लग रही हो। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, हमने फोर्स लगाई 5, बॉडी का मोशन अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी 5 है। फिर हमने क्या किया, हमने इस फोर्स को थोड़ा बढ़ा दिया और कर दिया 6 न्यूटन। और ये देखा कि जब फोर्स हमने 6 न्यूटन कर दी, बॉडी का मोशन तब भी नहीं हुआ। ठीक है, धीरे धीरे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो इसको बैलेंस कर रही है वो 6 न्यूटन है। फिर वापस फोर्स को थोड़ा और बढ़ा दिया, 7 न्यूटन कर दिया और देखा कि बॉडी का मोशन अब भी नहीं हुआ। सो नाउ द फ्रिक्शनल फोर्स इज 7 न्यूटन। फिर क्या किया, फोर्स को बढ़ा के 8 न्यूटन कर दिया। और मान लो कि 8 न्यूटन पे एक्चुअल मोशन तो नहीं हुआ बट बॉडी थोड़ा सा स्लाइड हुई। यहां भी बॉडी रेस्ट में है, यहां भी बॉडी रेस्ट में है, यहां पर भी बॉडी रेस्ट में है, और यहां पर क्या हुआ, इट जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग। एक्चुअल मोशन तो स्टार्ट नहीं हुआ बट जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट किया बॉडी ने। नाउ व्हेन द बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, उसके बाद देखना इसी बॉडी के ऊपर हमने 8 न्यूटन फोर्स लगाई थी। जब 7 न्यूटन फोर्स लगाई थी बॉडी को मोशन स्टार्ट नहीं हुआ। फिर 8 न्यूटन पे बॉडी थोड़ा सा जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग का मतलब है थोड़ा सा ऐसे बॉडी हिल गई। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल से बताऊं तो ये मान लीजिए ये कोई मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दिख रही है ना। इस सरफेस के ऊपर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूं, ये ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, या कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट ये रखते हैं। ठीक है, मैं अब इसको ऊपर उठाने लगा, अभी रेस्ट में है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, ये एक्चुअल मोशन स्टार्ट हो गया। बट बिफोर द एक्चुअल मोशन एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब बॉडी थोड़ा सा ऐसे हिलेगी, बस इससे ऊपर नहीं जा सकते। इससे ऊपर गए तो बॉडी का डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट। तो जब तक ये बॉडी रेस्ट में है, देखो फोर्स लगा रहे हैं, नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, जब तक ये बॉडी रेस्ट में है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सा है, इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी का मोशन स्टार्ट होने वाला है, एक्चुअल मोशन से पहले वाली सिचुएशन, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब बॉडी का मोशन स्टार्ट हो गया तो उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल, हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाई, मोशन स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भी 5 न्यूटन ही है। फोर्स को बढ़ा के 6 न्यूटन कर दिया, मोशन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स 6 न्यूटन है। फिर हमने फोर्स को 7 कर दिया, फिर भी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स 7 न्यूटन है। फिर जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग 8 न्यूटन पे, उसके बाद अगर हम फोर्स थोड़ी कम भी कर दें, 7 न्यूटन कर दें, तो एक्चुअल मोशन स्टार्ट। एक्चुअल मोशन बेटा जब तक बॉडी रेस्ट में है, फोर्स अप्लाई करने पे भी बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब उस अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर रही है। as long as the body is at rest, as long as the body is at rest, the applied force is balanced by the frictional force। जो applied force है इसको कौन बैलेंस कर रहा है? as long as the body is at rest, the applied force is balanced by the frictional force। this frictional force is called as static friction। इस फ्रिक्शनल फोर्स को क्या बोलते हैं? जब तक बॉडी रेस्ट में है,
अप्लाइड फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब इस अप्लाइड फोर्स को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रही है। बैलेंस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो उस फोर्स को, जो बॉडी को मूवमेंट नहीं होने दे रही, उस फोर्स को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। व्हेन द मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट होने वाला है, बस उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट स्लाइडिंग बोलते हैं इसको। व्हेन द मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट, द फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेटा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसे हम मोशन में नहीं बोलते कैटेगरी, ये रेस्ट में ही है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। किसको? ये जो सिचुएशन है, स्टैटिक फ्रिक्शन 5 है, 6 है, 7 है, ये याद रखना। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, is a self adjusting force। static friction is a self adjusting force। मतलब वेरिएबल होता है, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू फिक्स्ड होगा। वो नेचर ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड करेगा, बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो तीन जो हमारी टाइप्स है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आ गया आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड व्हेन द एक्चुअल मोशन of body takes place, then the friction is known as kinetic friction। काइनेटिक वर्ड का मतलब मोशन या डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक मतलब चेंज, तो बॉडी की पोजीशन चेंज होना शुरू हो जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है। तो जब तक बॉडी रेस्ट में है, इट इज कॉल्ड एज static friction, which is a self-adjusting force। When the body is about to slide, about to move, just start sliding, then it is called as the maximum static friction या limiting friction। और एक बार जब actual motion start हो गया, तब बोलते हैं kinetic friction या dynamic friction। और ये याद रखना बेटा, जो kinetic friction है, वो कम होता है as compared to the maximum static friction, as compared to the limiting friction। Kinetic friction is less than the limiting friction। काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, वो इसलिए क्योंकि किसी भी बॉडी के मोशन को स्टार्ट करना मुश्किल है, उस मोशन को मेंटेन रखना मुश्किल नहीं है। इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट द मोशन। ये भी आप लिख सकते हो कि क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है एज कंपेयर टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट द मोशन। It is difficult to start the motion than to maintain the motion। मोशन को स्टार्ट करना मुश्किल है, मेंटेन रखना मुश्किल नहीं है। इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट देन टू मेंटेन। जैसे कोई बॉक्स है हमारे सामने, हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, उसको खींचते हैं, नहीं खींचता, फिर हम फोर्स थोड़ी बढ़ाते हैं,
नहीं खींचता, देन वी टेल समबडी कि थोड़े से हेल्प कर देना। तो एक बार वो हेल्प करके थोड़ा सा मूव करवा देता है, उसके बाद हम ही ले जाते हैं उसको खींच के। तो मोशन को स्टार्ट करना मुश्किल है। जब तक बॉडी का मोशन स्टार्ट नहीं होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो वो अगर 1 न्यूटन पे नहीं स्टार्ट हो रहा, 2 पे नहीं स्टार्ट हो रहा, 3 पे नहीं हो रहा, 4 पे नहीं हो रहा, 5 पे नहीं हो रहा सपोज, तो इसका मतलब उन सारे केसेस में स्टैटिक फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर रहा है। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन उन केसेस में किसके बराबर होगा? अप्लाइड फोर्स के, क्योंकि बॉडी का मोशन नहीं हो रहा तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। जब तक बॉडी का मोशन नहीं हो रहा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर है। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन की फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती और हम ये बोलते हैं कि ये सेल्फ एडजस्टिंग अपने आप ही उतना हो जाता है जितना अप्लाइड फोर्स है। फिर एक बार बॉडी का मोशन स्टार्ट होने लगा तो उसके बाद इजीली स्टार्ट हो भी जाता है, उसके बाद इजीली वो मेंटेन रहता है। तो जब तक बॉडी का मोशन नहीं स्टार्ट हुआ तब तक जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड व्हेन द मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसको बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक बार मोशन जब स्टार्ट हो गया देन इट इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बेटा ये 3 टाइप्स है। अगर हम बात करें लॉज ऑफ फ्रिक्शन की, तो पहला तो लॉ एक स्टेटमेंट ही है, फ्रिक्शन की डेफिनेशन ही है कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। friction depends on the nature of surfaces in contact। एंड दूसरा लॉ देखना, आपको कॉन्ट्राडिक्शन लगेगी। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है या ज्यादा। समझना बेटा। बेटा अगर ये कोई सरफेस है, रफ सरफेस बना देते हैं, इस सरफेस के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने ऐसे रखा और दूसरे केस में हमने इसी ऑब्जेक्ट को ऐसे कर दिया, तो एक कॉमन थिंकिंग अगर हम की हम बात करें तो हम बोलेंगे यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, यहाँ फ्रिक्शन कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्यादा एरिया है, यहाँ कम एरिया है, तो ज्यादा एरिया मतलब ज्यादा इंटरलॉकिंग ऐसे, तो यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए। समझना बेटा ध्यान से। यहाँ 3 4 5 6 जगह से इंटरलॉकिंग हो रही है, यहाँ तो एक ही जगह से इंटरलॉकिंग हो रही है या 2 से। तो जब ये ज्यादा जगह से इंटरलॉकिंग हो रही है तो फ्रिक्शन ज्यादा, और कम जगह पे कम, लेकिन ऊपर लिखा है फ्रिक्शन तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, देखना आप बेटा, बॉडी का वेट ऐसे रखो, बॉडी का वेट तो सेम ही होगा। तो जब हमने ऐसे सरफेसेस रखे हैं तो ये कांटेक्ट क्या है, ये थोड़े शैलो होंगे, मतलब ज्यादा डीप नहीं होंगे, ऊपर ऊपर से है। लेकिन जब हमने बॉडी को ऐसे कर दिया ना, देखो यहाँ एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हुआ तो क्या होगा, ये डीप हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या है, ऐसे समझ लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 बने, 8 बने, यहाँ 4 जगह बने कॉन्टैक्ट ऐसे। तो अगर मैथमेटिकली समझें, ये कॉन्टैक्ट उतने डीप नहीं है। मान लो ये सारे कॉन्टैक्ट की डेप्थ जो है वो रिप्रेजेंट करती है 1 न्यूटन को, तो 8 कॉन्टैक्ट हो गए 8 न्यूटन। तो जब ऐसे रखेंगे ना बॉडी को तो ये कॉन्टैक्ट डीपर हो जाएंगे, तो वो डीपर होने की वजह से उनको तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। एंड सपोज अगर 2 न्यूटन चाहिए, 4 है, तो ये प्रोडक्ट सेम ही है। मतलब जब हम बॉडी को फ्लैट रखेंगे तब भी फ्रिक्शन उतना है, और जब बॉडी को हम वर्टिकल रखेंगे तब भी फ्रिक्शन उतना है। बस होगा क्या कि वर्टिकल रखने से कांटेक्ट थोड़ा डीप हो जाएगा, तो कम जगह से होगा
डीप हो जाएगा, ज्यादा जगह से होगा, थोड़ा शैलो होगा, तो स्ट्रेंथ उनकी बराबर होती है। फ्रिक्शन हमेशा, सॉलिड फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ हम, सॉलिड फ्रिक्शन हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। सॉलिड फ्रिक्शन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है सॉलिड फ्रिक्शन। नंबर 3, force of friction depends on the norm, या ऐसे लिखेंगे, force of friction is directly proportional to the normal reaction। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है देखना बेटा, ये सरफेस है, ये एक सरफेस, इस सरफेस के ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई बॉडी रखी है ऐसे, ठीक है। देखो कौन कौन सी फोर्सेस हम अप्लाई करते हैं। एक हमने यहाँ फोर्स ली, इसको बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। एक बॉडी का वेट होगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं mg से। एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं r के साथ। और एक इधर की तरफ फोर्स होगी, जिसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। और आपने पढ़ा है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन मतलब एपरेंट वेट, देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर स्मॉल f force of friction is directly proportional to, actually force of friction is directly proportional to the weight of body। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एपरेंट वेट ही तो होता है। जितनी बॉडी हैवी होगी फ्रिक्शन उतना ज्यादा, क्योंकि वो डीपर हो जाएगा कॉन्टैक्ट। या ऐसे भी बोलो, जितनी बॉडी हैवी होगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उतनी स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं, दैट इज व्हाई फ्रिक्शन विल आल्सो बी स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ अगर हम F is directly proportional to mu, this R है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के बेटा हम एक कांस्टेंट यहां पुट करते हैं, इस कांस्टेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हियर म्यू इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट and is known as coefficient of friction। म्यू को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। बेटा अगर बॉडी रेस्ट में है तो इसे म्यू एस बोलते हैं। यहां हमारे दो केसेस हैं, एक है बेटा एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, और दूसरा है एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू आर। बेटा जब हम ये लिखेंगे दैट एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, तो इस एक्सप्रेशन में जो ये म्यू एस है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब म्यू के लिखा, म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और म्यू के की जो वैल्यू है
वो म्यू एस मैक्स की जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू उससे कम होती है। म्यू के इज लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, रीजन इज सेम कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे बेटा इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, एक ही इक्वेशन की दो फॉर्म्स हैं। अगर बॉडी मोशन में होगी तो म्यू के लिख देंगे। ये म्यू एस और म्यू के जो है ये सरफेसिस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ सरफेसिस। देखो क्वेश्चन क्या है, ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड on a body of mass 4 kg lying on a horizontal surface। कहां पर है बॉडी? किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। इज lying on a rough horizontal surface, ऐसे लिखना चाहिए, lying on a rough horizontal surface। Is the motion of body possible? क्या इस बॉडी का मोशन पॉसिबल है? इफ यस देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अगर नहीं पॉसिबल फिर तो कुछ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं, फिर तो सीधा बोलेंगे बॉडी मूव ही नहीं करेगी, और जब बॉडी का मोशन ही नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। सो पहले तो हमें ये पता करना है क्या मोशन पॉसिबल है, क्योंकि रफ सरफेस है। यहाँ ये चीजें गिवन है बेटा, म्यू एस 0.7, म्यू एस और म्यू के दोनों यूनिट लेस होते हैं, दोनों के दोनों डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर है, तो म्यू क्या हो गया? F बाई आर। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। जब भी आपको म्यू एस और म्यू के की वैल्यू दी होगी तो हमेशा म्यू एस की जो वैल्यू गिवन होगी बेटा ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, दैट इज 0.7, और काइनेटिक फ्रिक्शन की मिनिमम ये वैल्यू क्या है? 0.6। और आपने जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेनी है उसको आप 9.8 की जगह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। सो क्या क्वेश्चन है बेटा, 30 न्यूटन की एक फोर्स लगाई, एक बॉडी किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रही है, बॉडी का मास है 4 kg, हमने 30 न्यूटन की फोर्स लगाई बॉडी को मोशन में लाने के लिए। हमें बताना है कि क्या बॉडी का मोशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, हमने यहाँ से 30 न्यूटन फोर्स लगाई। अगर देखो, अगर हम ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहे होते या अभी नहीं डिस्कस किया होता है तो हम सीधा बोलते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। सो 30/4, द आंसर वुड हैव बीन 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? रफ सरफेस एंड मोर ओवर हम फ्रिक्शन पढ़ भी रहे हैं, वैल्यूज भी दी है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहले आपको एफ एस मैक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला काम क्या करना है? एफ एस मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पता करनी है। कितना होता है? म्यू एस इंटू आर, और ये गिवन है बेटा, देखो ये आर और ये एम जी हॉरिजेंटल सरफेस है ना, हॉरिजेंटल सरफेस पे आर एम जी के बराबर होता है। सो एफ एस मैक्स कितना हो गया? म्यू एस इंटू एम जी। कितना वैल्यू दिया है म्यू एस का? 0.7। एम कितना है? 4, और जी आपने लेना है 10, दिस इज 28 न्यूटन। बेटा हमारी अप्लाइड फोर्स कितनी थी? हमारी अप्लाइड फोर्स थी 30 न्यूटन। जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 28। तो इसका मतलब मोशन पॉसिबल है। सिंस देखो, सिंस अप्लाइड फोर्स is greater than the maximum static friction Fs max, therefore motion is possible। motion is, ठीक है, अभी सिर्फ इतना चेक किया हमने कि मोशन पॉसिबल है या नहीं।
अगर मोशन पॉसिबल है तो फिर आपको एफ के, अगर यहां मान लो ऐसे क्वेश्चन यहां 0.8 होता तो ये 32 आता, 0.8 होता तो 32 आता, तो फिर हम बोलते अप्लाइड फोर्स इज लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, यही खत्म हो जाना था आपका, ये तो लिखना था मोशन इज नॉट पॉसिबल। अगर मोशन पॉसिबल है तो आपको एफ के निकालना है, एफ के इज म्यू के इंटू आर, एंड सिंस हॉरिजेंटल सरफेस है म्यू के इंटू एम जी, अगेन म्यू के 0.6 इंटू 4 इंटू 10 कितना हो गया 24 न्यूटन। दैट मीन्स अब देखो 30 न्यूटन फोर्स हमने अप्लाई की और बॉडी का मोशन पॉसिबल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है 24, तो नेट फोर्स कितनी होगी बेटा, नेट फोर्स ऑन द बॉडी is equal to F minus FK, applied force minus kinetic friction, that is 30 minus 24 equal to 6 Newton। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितनी हुई, therefore acceleration is equal to net force divided by mass, mass is 4, so that would be 3/2 या 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो वैल्यू, जो आपके पास आंसर बिना फ्रिक्शन के 7.5 आता, वो फ्रिक्शन के कारण 1.5 आया, और ये 0 भी आता अगर ये वाला फ्रिक्शन और ज्यादा होता 0.8 होता तो यहाँ लिखते मोशन पॉसिबल नहीं है, और जब मोशन पॉसिबल नहीं है मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0, वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें ये देखना है कि मोशन पॉसिबल है या नहीं, सबसे पहला काम आपको करना है, आपको फाइंड करना है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है। अगर हमारी अप्लाइड फोर्स इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है तो ही मोशन पॉसिबल है, और अगर मोशन पॉसिबल है तो फिर आपको एफ के फाइंड करना है, और जब आपने एफ के फाइंड कर लिया तो नेट फोर्स हो जाएगी अप्लाइड फोर्स माइनस एफ के, दैट इज 6 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास 3/2 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दैट्स ऑल, इसी को कंटिन्यू करेंगे, इतना देख लीजिए आज आप। ठीक है, इसके रिलेटेड कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क हिम। थैंक यू।